झांसी की रानी कविता सुमित्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न में उसने पहले ही कह दिया है कि सुमित्रा कुमारी चौहान की ये प्रसिद्ध कविता है, झांसी की रानी कविता। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कविता सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी पाठ से ली गई है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेल वार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। भाई जो कवित्री है कौन? सुमित्रा कुमारी चौहान। इसकी सभी जो कविताएं हैं वो किससे हैं? सामाजिक के नहीं, वात्सल्य नहीं। कौन सी कविताएं हैं वो? देशभक्तिपूर्ण जो कविताएं हैं वो कौन सी हैं? देशभक्तिपूर्ण कविताएं हैं। खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ है मर्दानी, महिला है, अच्छी लड़ रही है तो उसे बोलते हैं वीरांगना। क्या बोलते हैं उसे? वीरांगना। उक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता क्या है? जैसा कि उन्होंने ऊपर दे रखा है ना शीर्षक उसका, झांसी की रानी, तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? झांसी की रानी। क्या होगा? झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? भाई कवित्री का नाम ऊपर दे रखा है, क्या नाम है? सुमित्रा कुमारी चौहान। बहुत अच्छा पेपर है, आसान पेपर लग रहा है इस बार का। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। क्या प्रयोग किया गया रस? रस कौन सा है? वीर रस, क्योंकि वह वीरों की तरह लड़ रही है। क्या किया गया है? वीर रस। दिए गए विकल्पों से विदुर का स्त्रीलिंग होगा। विदुर बोलते हैं जिस पुरुष की पत्नी ना हो, पत्नी मर गई हो, उसे बोलते हैं विदुर, तो उसका स्त्रीलिंग होगा विधवा। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा। तुम कब आओगे, तो इसमें कब आ रहा है? तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक का। हाँ, ये एक प्रश्न है जो सबसे अलग दिया गया है। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। किसे दिया गया था? श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण जो विशेषता बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वो होगा निपट। क्या होगा? निपट। अव्यय के कितने भेद होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? री वर्ड का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसको? धर्मों को। यहाँ कहीं का गुण भी लिखा था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। तो धर्म का अर्थ होता है गुण होता है। कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन ये वन का पर्यायवाची है, तो इसमें एक वन भी दे रखा है और क्या दे रखा है? अरण्य भी दे रखा है। ये दोनों पर्यायवाची कानन के होते हैं। देखिए क्या आयोग इसको क्या मानता है। वैसे कानन का भी घनापन होता है, वन का भी घनापन होता है और अरण्य का भी मतलब घनापन होता है। तो यहाँ तक अरण्य ये सही है, जबकि ये दोनों ही ठीक हैं, अरण्य ज़्यादा सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कृताकृत में समास है। कृताकृत में समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृता वाच्य का प्रयोग हुआ है? कृत्यवाच्य का। कृत्य माने जिसका कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये जो होते हैं वाच्य होते हैं। छात्र द्वारा, ये क्या है? किसी के द्वारा, तो ये हो नहीं सकता। आज नागर द्वारा वाला हो ही नहीं सकता। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये भाववाच्य हो गया, ये नहीं हो सकता। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्या है? कोई वाच्य नहीं है। जिसमें कोई वाच्य ना हो या शून्य वाच्य हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। या मोहन ने पुस्तक पढ़ रहा है, ने आता तो भी कृतवाच्य होता। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग चाहत होती है, रंगत बढ़ती है, मेहनत होती है, आहार खाया जाता है, लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा? आहार हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। माँ फागुन में पड़ने वाली ऋतु किस के लिए एक शब्द है? माँ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, इसके लिए होता है शिशिर। ये हमें याद करना पड़ता है, शिशिर। अभिज्ञ शब्द का समानार्थक क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ का समानार्थक होगा जो विज्ञ, ना जानने वाला विज्ञ होता है, और अभिज्ञ जो जानकार हो, और इसका विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा, तो इसका क्या होगा? जानकार। क्या होगा? जानकार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो चीफ की दावत, ये पाठ भी है एक चीफ की दावत। इसके हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम है? ये है, ये अर्धविराम है नहीं, ये अर्धविराम है। अल्पविराम है, पूर्णविराम है। ये क्या है? अल्पविराम, अल्प, और ये पूर्णविराम है, और यह है अर्धविराम। ठीक है। इत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। एक होता है इति समाप्ति, और एक होता है इति बाधा, तो इसका क्या होगा? पहला ए सही है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। कोई क्या गाने की कसरत करता है? नहीं, ये गलत है। मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, शौक़ रखता हूँ ये होता, फिर भी ठीक था। कर रहा हूँ ये क्या है? गलत हो गया। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। कोई गाने का व्यायाम करता है? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय उभय, अभय अभय भय। आ माने नहीं, भय माने भय, जिसको भय ना हो, और उभय माने होता है दोनों, तो इसका होगा निर्भय और दोनों। ये दोनों निर्भय, ये उल्टा दे दिया है ये, और ये हमारा सही है अभय निर्भय और दोनों, ये सही होगा। अंधेर नगरी, आपने कक्षा 5 के किताब में अंधेर नगरी चौपट राजा एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है। तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है जहाँ राजवीन स्थान नहीं, अन्याय की जगह नहीं, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह नहीं, सुनसान जगह नहीं, जहाँ अंधेरा हो, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी चौपट राजा, अन्याय की जगह। कांति अक्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे तो एक बार में पढ़ने से याद हो जाते हैं, और ये इस बार पूछे गए तो अगले पेपर में आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। कांति अक्लांति, क्लांति माने होता है, हमें पता है थकावट, क्या होता है थकावट, और कांति माने होता है चमक। ठीक है। इसमें क्या है? थकावट चमक, ये उल्टा कर दिया है, उलट फेर ये नहीं हो सकता, और चमक के लिए ये नहीं हो सकता। ये क्या है? चमक और थकावट, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ होता है आदि, ये होता है आदि, आधा होता है, इसमें है आदि शब्द का अर्थ होगा मानसिक कष्ट। ताबर की ध्वनि का उच्चारण स्थान है, जैसा कि आप जानते हैं ताबर का होगा दंत होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्य है? कौन सा अव्य है? तो ये क्या है?
कारणवाचक, उसको कारण है क्योंकि वह अंधा है, इसमें उसका कारण बताया गया। लाचार है क्योंकि वो क्यों लाचार है, क्योंकि वो अंधा है, इसलिए वो कारण बताया गया है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना। बिन पग के चलने लगता है, बिना कर्म के जानकार है। तो बिन बिन आ रही है, तो इसमें क्या है, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भाई ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये हमेशा साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। और हिंदी की बात हुई है, हिंदी का पेपर है, ये सब हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं, तो इसमें साहित्य ही होगा। वैसे भी दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाइयों का बहुवचन, दवाइयों का बहुवचन। जब दवाई किसी शब्द में बड़ी ई प्रत्यय हो, बड़ी दवा में बड़ी ई प्रत्यय है, जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ये जो प्रत्यय होता है वो छोटा हो जाता है। ई दवाइयाँ, ये होगा दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को नहीं वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट, अंगारे बरसाना मुहावरे का अर्थ है कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना। कड़ी धूप होना, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। कहते नहीं है, घर का वेदी लंका ढाए, मतलब घर का भेद दे देगा, घर का वेदी लंका ढाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण जो विशेषता बताता है। जाना, ये तो क्रिया हो गई, जाना क्या हुआ, क्रिया हो गई, तो ये हो नहीं सकता। देवता हमारा संज्ञा हो गई, क्रिया हो गई। कौन हमारा प्रश्नवाचक हो गया। सुंदर इसमें क्या है, विशेषण है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे, ये उत्तम पुरुष है और प्रथम पुरुष दोनों है, तो ये कौन सा है, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, राइट आंसर। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित, निर्वासित, इत, इत कौन सा प्रत्यय है इसमें, इत, इसमें इत प्रत्यय है। तो आपके ये हिंदी के सभी प्रश्न हो गए। पेपर यहाँ तक देखा जाए पेपर ठीक था, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सरल है, मॉडर्न पेपर है, बीच का है, अच्छा है। आप इसका अध्ययन करके अवश्य जाएं। जो अगला पेपर आएगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा। धन्यवाद।